तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव जितना जरूरी है उतना ही सब्जेक्टिव जरूरी है। इसलिए आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। करना यह है कि जो भी प्रश्न इसमें दिया हुआ है आपको तो ये देख लेना है कि इसमें से कितने प्रश्न याद है और कितने प्रश्न याद नहीं है। जो प्रश्न याद है उसको छोड़ देना है, लेकिन जो प्रश्न याद नहीं है उसको बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है, इसलिए कि एक भी प्रश्न आप लोगों से मिस नहीं करें और इंटर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो का एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति काल निर्धारित करें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कब हुई थी उसका समय का निर्धारण करना है। चलिए इसका हम जवाब जानेंगे। इसका जवाब होगा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति संबंधी कालक्रम के बारे में अनेक अवधारणाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी अवधारणा है अब इसको हम देखेंगे। पहली अवधारणा ये है कि मार्टिना व्हीलर के अनुसार इसका काल 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरी अवधारणा होगी कि आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर इस सभ्यता के 3 चरण माने जाते हैं। आरंभिक चरण 3500 ईसा पूर्व, द्वितीय चरण 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व एवं अंतिम चरण जो है वो 1900 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। तीसरी अवधारणा यह है कि कुछ विद्वान इसका कालक्रम 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। और चौथी अवधारणा यह है कि रेडियो कार्बन C14 के आधार पर इसका काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति काल माना जाता है, जो कि अलग अलग लोगों की और अलग अलग अवधारणाएं हैं। चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए या बताइए। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर लिखावट के रूप से प्राप्त की गई है जिन्हें मुहरें, तांबों के औजार, मर्तबानों के अमठ, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण एवं प्राचीन सूचना पट्टी पर पाते हैं। हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इनमें चिन्हों की संख्या 375 से लेकर के 400 के बीच बताई जाती है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मुहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकीर्ण यानी कि पतला। इस लिपि की मौजूदगी से सिंधु घाटी सभ्यता में साक्षरता का पता चलता है। फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन बाई लाइन लिखिएगा तभी काम चलेगा। इसको अपनी भाषा में भी पढ़ करके समझ करके लिख सकते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। जवाब नंबर पर आपका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नंबर आपका जो मिलना चाहिए आपके लिखावट के अनुसार से आपको वही मिलेगा। सवाल नंबर 3 है कि भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त परिचय दे, यानी कि भारतीय सिक्के जो पुराने थे, जो जितने बदलाव हुए उनके बारे में संक्षिप्त यानी कि थोड़े से में आपको बताना है। चूँकि लघुत्तरीय प्रश्न भी है इसलिए आप 60 शब्द 100 शब्द में भी लिख सकते हैं इसको। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। इनका चलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आरंभ हुआ। ये चांदी और तांबा के बने थे। इन पर सिर्फ कुछ चिन्ह बने थे जिन्हें जारी करने की आकृति एवं लेखा नहीं है। चिन्हों के आधार पर ही इन्हें राजवंशों से जोड़ा गया है। संभवतः कुछ सिक्के व्यापारियों एवं धनी नागरिकों द्वारा भी जारी किए गए थे। मयूर के छाप वाले सिक्के मौर्यों के माने गए। मौर्यों ने सिक्कों को ढालने पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया। हिंदी यूनानियों के समय से सिक्कों को ढालने में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किया था। सातवाहनों ने भी मूल्यवान धातु के सिक्के चलाए। ईसा के 6ठी शताब्दी तक सिक्कों की संख्या कम हो गई। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि अशोक किस वंश का शासक था, उन्हें महान क्यों कहा जाता है। इसका जवाब होगा कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। इस वंश का महान शासक कहा जाता है। वह अपने अहिंसा की नीति, लोक कल्याणकारी कार्य, प्रजावत्सल्य, धम्म की नीति के कारण महान कहा जाता है। वह संभवतः विश्व का पहला शासक था जो प्रजा को पुत्रोत समझता था, यानी कि पुत्र के समान समझता था। उसने युद्ध एवं हिंसा का परित्याग कर दिया एवं भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। धम्म क्या है, इसे किसने चलाया। इसका जवाब होगा कि धम्म विभिन्न धर्मों में अंतर्निहित बातों का सार है। इससे आचार संहिता के रूप में भी देखा जाता है। धम्म के 2 पहलू हैं, पहला स्वीकारात्मक और दूसरा निषेधात्मक।
पहला पहलू में, स्वीकारात्मक पहलू में दान, दया, क्षमा, अहिंसा, भाईचारा, परोपकार है। वहीं निषेधात्मक पहलू हिंसा का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, क्रोध का त्याग, पाप से बचना इत्यादि है। धम्म मौर्य शासक अशोक द्वारा चलाया गया था, जैसे कि हम यहाँ पर अभी भी धम्म के बारे में पढ़े कि धम्म घोष को अपनाया। चलिए सवाल नंबर हम 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि भूमि अनुदान क्या है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है। इसका जवाब होगा कि भूमि अनुदान उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति को जमीन के रूप में दी जाती है। इसे प्रायः बौद्धों, ब्राह्मणों एवं विद्वानों को दान स्वरूप दिया जाता था। यानी कि पहले के ज़माने में जो भी दान भूमि दिया जाता था वो बौद्धों, ब्राह्मणों एवं विद्वानों को दान के स्वरूप दिया जाता था, यानी कि दान कर दिया जाता था। आगे देखेंगे कि भूमि अनुदान की प्रथा को सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने आरंभ की। सातवाहनों ने बौद्ध एवं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि को अग्रहार कहा जाता था। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है, इसमें निहित विवरण किस विषय पर है। इसका जवाब होगा कि इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। याद रखिएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। वह यूनानी मूल का था तथा यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इंडिका किसकी रचना है, तो स्पष्ट रूप से लिखिएगा आप क्लियर एकदम कि मेगास्थनीज की रचना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इंडिका में निहित विवरण राजनीतिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक विषय पर है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन, सामाजिक वर्गीकरण एवं तत्कालिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने से क्या हानि हुई। याद रखिएगा, औरंगजेब ने एक कर लगाया था जिसका नाम जजिया था। कह रहा है कि जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो उससे लोगों को यानी जनता को क्या क्या हानि हुई। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। 1679 में यानी कि 1679 में ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया। यह हिंदुओं पर लगाया जाने वाला अत्यंत घृणित कर था। यानी कि यह हिंदुओं पर जो कर लगाया गया था बिल्कुल ही ये गंदा काम किया था औरंगजेब ने। यह नीति मुगल साम्राज्य के विघटन और विनाश का कारण बनी। जजिया कर लगा देने से राज्य की आय में अवश्य वृद्धि हुई, किंतु उससे मुसलमान व्यापारियों को चुंगी से मुक्त कर देने के कारण राज्य की आय की बड़ी क्षति हुई। क्लियर है। सवाल नंबर 9 है कि भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली। भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली। आप तो ठोस भाषा में अगर बता सकते हैं कि भारत को स्वतंत्रता बड़ी ही मुश्किल से मिली, जिसमें गांधी जी का योगदान सबसे सर्वप्रथम था। चलिए हम इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। 26 जुलाई 1945 ईस्वी को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार में आती है और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली। एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को बड़े जोरदार ढंग से पेश किया। स्थान स्थान पर दंगे हुए। आखिर राष्ट्रवादियों को विभाजन की बात माननी पड़ी। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत के 2 टुकड़े हो गए, जिससे कि भारत और पाकिस्तान बना। चलिए हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालें। देखिए प्रश्न को पहले आप समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा जो भूमिका निभाई गई थी उस पर प्रकाश डालना है, यानी कि उसके बारे में बताना है। इसका जवाब होगा कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाएं अनेक रूपों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी। हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान फारसी की अच्छी ज्ञाता थी। जुबिन्सा अपनी सुंदर लिखावट के लिए जानी जाती थी। नूरजहां जहांगीर के समय शासन कार्य में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। मुगल परिवार की रानियां एवं शहजादियों ने वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण भी रखना आरंभ कर दिया था। विदेशी व्यापार के प्रमुख बंदरगाह सूरत से जहां आरा को राजस्व प्राप्त होता था, जहां आरा ने शाहजाबाद में कई इमारतों के निर्माण की देखरेख की।